कभी कभी हकीकत ऐसी होती है जिसे सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपके होश उड़ा देगी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सीरियल किलर जिसने अपनी दरिंदगी से 100 मासूमों की जान ली। एक रात एक अजनबी शख्स अचानक पुलिस स्टेशन में दाखिल होता है। वो सीधा कहता है, मुझे गिरफ्तार करो। पुलिस वाला हंसते हुए पूछता है, क्यों? और उस शख्स के जवाब ने पुलिस वाले के चेहरे से हंसी छीन ली। उसने कहा, मैंने 100 बच्चों का कत्ल किया है और अगर मैं चाहता तो 500 को भी मार सकता था। पुलिस वाले ने उसकी बात को मजाक समझा, लेकिन उस शख्स की आंखों में एक अजीब सी सच्चाई थी। उसने कहा, मेरे पास सबूत हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन पुलिस ने उसे हल्के में लिया और फिर उससे कहा, लॉकअप में बंद कर दूंगा। तो वह कहता है, मैं उसी के लिए आया हूँ। लेकिन फिर भी पुलिस वाला मानता नहीं है और आखिर में उसको भगा देता है। वो चला जाता है वहां से। इस घटना के एक हफ्ते बाद लाहौर पुलिस और पाकिस्तान के मशहूर उर्दू डेली न्यूज़पेपर जंग के एडिटर को एक बेहद चिंताजनक पत्र प्राप्त हुआ। पत्र लिखने वाले ने दावा किया कि उसने लाहौर में 100 बच्चों का कत्ल किया है और जब वह पुलिस के पास आत्मसमर्पण करने गया तो पुलिस वालों ने उसे भगा दिया। उसने इस पत्र में यह भी लिखा कि उसके पास अपने दावों को साबित करने के लिए सबूत हैं। उसने कुछ बच्चों की लाशों के हिस्सों को एक विशेष स्थान पर छिपा कर रखा है, जहां उनके कपड़े, जूते और फोटोग्राफ्स भी मौजूद हैं। पत्र में यह भी लिखा था कि अगर पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं करती है तो वह रावी नदी में कूदकर अपनी जान दे देगा। लाहौर पुलिस के सीनियर अधिकारी इस पत्र को गंभीरता से नहीं लेते। उन्हें यह किसी पागल व्यक्ति का मजाक या अफवाह लगता है, लेकिन जंग के एडिटर इस पत्र को बहुत गंभीरता से लेते हैं। उनका मानना था कि अगर पत्र में दिए गए पते पर कुछ भी ऐसा मिल जाए जो इस व्यक्ति के दावे को सच साबित कर सके तो उसे अनदेखा करना उचित नहीं होगा। इसीलिए एडिटर ने अपने एक रिपोर्टर को उस स्थान पर भेजा जिसका जिक्र पत्र में किया गया था। वह स्थान लाहौर में कहीं शांत और सुनसान इलाके में था। जब रिपोर्टर उस पते पर पहुंचा तो उसने देखा कि वह घर बेहद अजीब था, जैसे वहां कोई नहीं रहता था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे किसी ने उसे खरीदा तो हो लेकिन उसका उपयोग नहीं किया हो। घर के आसपास सन्नाटा पसरा हुआ था जो वातावरण को और भी डरावना बना रहा था। रिपोर्टर ने जब घर के भीतर जाकर देखा तो उसे वहां कुछ ऐसा मिला जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। रिपोर्टर जब उस सुनसान घर में दाखिल हुआ तो पहली चीज जिसने उसका ध्यान खींचा वह थी दीवार पर खून के निशान। यह दृश्य देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए और उसे महसूस हुआ कि जो कुछ पत्र में लिखा था वह सच हो सकता है। उसके मन में यह ख्याल आया कि वह एक ऐसे स्थान पर खड़ा है जहां इतने निर्दोष बच्चों की हत्या की गई होगी। ये सोचकर ही उसका मन बेचैन हो गया। जैसे ही उसने दीवार से नजर हटाई, उसकी नजर छोटे छोटे बच्चों के कपड़े और जूते पर पड़ी। एक थैले में बच्चों के जूते रखे थे और दूसरे थैले में एक डायरी मिली जिसमें कुछ बच्चों के नाम और तस्वीरें थीं। इन सबको देखकर रिपोर्टर को यकीन हो गया कि वह एक भयानक सच के सामने खड़ा है। जब वह घर से बाहर निकला तो उसकी नजर 2 ड्रमों पर पड़ी। उन ड्रमों से एक अजीब सी दुर्गंध आ रही थी जो असहनीय थी। उसने ड्रम के अंदर झांका तो पाया कि उसमें एसिड भरा हुआ था और उस एसिड में बच्चों के कुछ शरीर के हिस्से गल रहे थे। ये नजारा इतना भयानक था कि रिपोर्टर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तुरंत वहां से बाहर निकल आया और दौड़ते हुए अपने एडिटर के पास पहुंचा। एडिटर को उसने सारी बातें बताईं, खून के निशान, बच्चों के कपड़े, तस्वीरें, डायरी और सबसे भयावह ड्रमों में रखे बच्चों के शरीर के गलते हुए हिस्से। यह सब कुछ उस रिपोर्टर के बयान से साफ हो गया कि पत्र में लिखा हुआ हर शब्द सच था। ये एक दिल दहला देने वाला सच था जो अब लाहौर पुलिस और पूरे समाज के सामने उजागर होने वाला था। जब जंग अखबार ने उस खौफनाक पत्र और रिपोर्टर की गवाही को प्रकाशित किया तो लाहौर में हड़कंप मच गया। इस खबर ने पुलिस के अंदर खलबली पैदा कर दी। पुलिस को अब एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। पहली, उन्होंने उस पत्र को नजरअंदाज कर दिया जिसे जंग ने उन्हें भेजा था, और दूसरी, उन्होंने उस आदमी को जिसने खुद पुलिस के पास आकर अपने गुनाहों को कबूल किया था, पागल समझकर भगा दिया था। जैसे ही अखबार में यह खबर छपी, अगले ही दिन लाहौर पुलिस के आला अफसरों की एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत एक विशेष टीम का गठन किया और इस कातिल को ढूंढने का अभियान शुरू किया। पत्र में लिखी बातों के आधार पर पुलिस ने रावी नदी के आसपास के पूरे क्षेत्र को घेर लिया, क्योंकि कातिल ने पत्र में लिखा था कि वह नदी में कूदकर अपनी जान देने जा रहा है।
पुलिस ने वहां के हर कोने की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कोई लाश या सुराग नहीं मिला। इससे पुलिस को संदेह होने लगा कि शायद कातिल ने उन्हें गुमराह करने के लिए यह झूठ बोला था। कहते हैं कि पाकिस्तान के इतिहास में किसी को ढूंढने के लिए सबसे बड़े सर्च ऑपरेशन में से एक इस मामले में चलाया गया था। इस ऑपरेशन के तहत हर छोटी से छोटी जानकारी को भी गंभीरता से लिया गया। आखिरकार जब पुलिस ने पत्र के आधार पर उसका नाम पता किया तो वह नाम था जावेद इकबाल। जावेद इकबाल का नाम सुनते ही पुलिस के होश उड़ गए, क्योंकि यह नाम पहले भी कानून की नजरों में आ चुका था। अब पुलिस को इस खौफनाक कातिल की सच्चाई का सामना करना था और उसे जल्द से जल्द पकड़ने के लिए हर संभव कोशिश करनी थी। जावेद इकबाल की खोजबीन में लाहौर पुलिस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन वह लगातार उनके हाथ से फिसलता रहा। जब पुलिस ने उसके ठिकाने का पता लगाया तो उन्हें पता चला कि वह एक सुनसान घर में 4 लड़कों के साथ रह रहा था। इन लड़कों को तुरंत हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में लड़कों ने स्वीकार किया कि जावेद इकबाल ने पत्र में जो लिखा था वह सच था। उसने वास्तव में बच्चों की हत्या की थी और उनकी लाशों को घर में छिपाकर रखा था। जावेद इकबाल की पारिवारिक पृष्ठभूमि भी चौंकाने वाली थी। वह एक बेहद अमीर और प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक रखता था। उसके पिता एक बड़े व्यापारी थे और जावेद ने खुद भी अपना व्यवसाय चलाया था। लाहौर के पौश इलाके में उसका एक आलीशान विला था जहां वह पहले रहा करता था, लेकिन उसके परिवार ने उससे पहले ही नाता तोड़ लिया था, शायद उसके अजीब व्यवहार और मानसिक स्थिति के कारण। मीडिया में लगातार जावेद इकबाल की खौफनाक हरकतों की खबरें चल रही थीं। बच्चों की लाशें मिलने का सिलसिला जारी था और यह भी पता चला कि गायब होने वाले ज्यादातर बच्चे गरीब परिवारों से थे। जैसे जैसे जावेद इकबाल की कहानी सामने आती गई, पुलिस पर दबाव बढ़ता गया। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कितना बड़ा मौका गंवा दिया था। जब जावेद इकबाल खुद पुलिस के पास आकर सरेंडर करना चाहता था, लेकिन उन्हें पागल समझकर भगा दिया गया था। अब पुलिस दिन रात उसे पकड़ने की कोशिश में लगी रही, लेकिन वह उनकी पकड़ में नहीं आ रहा था। इस मामले ने न केवल पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए, बल्कि पूरे समाज को भी झकझोर कर रख दिया। जावेद इकबाल की सच्चाई सामने आ रही थी और उसका आतंक पूरी तरह से खुलकर सबके सामने आ रहा था। 30 दिसंबर 1999 की शाम करीब 7 बजे जब लाहौर में स्थित डेली जंग के दफ्तर में एक 38 वर्षीय व्यक्ति दाखिल हुआ तो वह सीधा एडिटर के ऑफिस की ओर बढ़ा। ये वही एडिटर था जिसे कुछ हफ्ते पहले एक खौफनाक लेटर मिला था जिसमें 100 बच्चों की हत्या की बात कही गई थी। उस आदमी ने एडिटर से हाथ मिलाया और अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम जावेद इकबाल है। करीब 25 दिन पहले जो लेटर भेजा था वो मैंने आपको भेजा था। जावेद इकबाल का नाम सुनते ही एडिटर के होश उड़ गए होंगे। पिछले कई दिनों से अखबार में जावेद इकबाल की खौफनाक हरकतों की कहानियां छप रही थीं। ये वही आदमी था जिसने बच्चों की निर्मम हत्या की बात स्वीकार की थी और खुद को पुलिस के सामने पेश करना चाहा था। जावेद इकबाल ने एडिटर से कहा कि वह चाहता है कि उसकी पूरी कहानी सुनी जाए और उसे प्रकाशित किया जाए। उसने एडिटर से किसी रिपोर्टर को बुलाने के लिए कहा ताकि वह अपनी कहानी का इंटरव्यू दे सके। ये एक चौंकाने वाला पल था, क्योंकि एक सीरियल किलर खुद सामने आकर अपनी कहानी बताने की इच्छा जता रहा था। इस घटनाक्रम ने जावेद इकबाल की गिरफ्तारी का मार्ग प्रशस्त किया और उसकी खौफनाक कहानी को दुनिया के सामने लाने का माध्यम बना। यह पल उस समय के पत्रकारिता और अपराध की दुनिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जहां एक कातिल ने अपनी कहानी को खुद ही बयान करने का फैसला किया। जावेद इकबाल का लाहौर के डेली जंग के दफ्तर में आकर खुद को पेश करना पत्रकारिता के इतिहास का एक असाधारण क्षण था। न्यूज़पेपर के लिए यह घटना बड़ी खबर थी, क्योंकि उनके पास एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू था जो एक ऐसे सीरियल किलर का था जिसने 100 बच्चों की हत्या का दावा किया था। जैसे ही इंटरव्यू शुरू हुआ, जावेद इकबाल ने एडिटर से एक अजीबोगरीब मांग की। उसने कहा कि जब उसका इंटरव्यू खत्म हो जाए तो तुरंत आर्मी को बुलाया जाए और उसे गिरफ्तार करवाया जाए। उसने पुलिस को बुलाने से मना किया क्योंकि पुलिस पर उसका भरोसा नहीं था। ये दिखाता है कि जावेद इकबाल पुलिस के प्रति कितनी गहरी नाराजगी और अविश्वास रखता था। इंटरव्यू के दौरान रिपोर्टरों ने उसकी पूरी कहानी सुनी। इस बीच न्यूज़पेपर के दफ्तर ने नजदीकी आर्मी बेस को कॉल कर दिया। थोड़ी ही देर में करीब 20 आर्मी के जवान न्यूज़पेपर के दफ्तर पहुंचे। जैसे ही इंटरव्यू खत्म हुआ, एडिटर ने आर्मी के जवानों को जावेद इकबाल के बारे में बताया। आर्मी के जवानों ने उसे वहीं पर गिरफ्तार कर लिया और बाद में उसे लाहौर पुलिस के हवाले कर दिया गया। जावेद इकबाल ने पुलिस के सामने भी वही कहानी बताई जो उसने न्यूज़पेपर के दफ्तर में सुनाई थी। अखबार में छपे इंटरव्यू में जावेद इकबाल ने अपने जीवन की कहानी साझा की।
वह लाहौर के एक प्रतिष्ठित और अमीर परिवार से था। उसके पिता एक सफल बिजनेसमैन थे और जावेद इकबाल खुद भी एक अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ा था। ये पूरी घटना इस बात का प्रतीक थी कि कैसे एक संपन्न परिवार का बेटा एक बेरहम कातिल बन गया। उसकी कहानी ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। अखबार ने इस इंटरव्यू को प्रकाशित किया, जिससे जनता को एक भयावह हत्यारे की मानसिकता और उसके क्रूर कृत्यों के बारे में जानने का मौका मिला। जावेद इकबाल की कहानी एक दर्दनाक मोड़ पर तब आती है जब वह सिर्फ 17 साल का था। उसके पड़ोसी ने उस पर एक बच्चे के साथ अनुचित हरकत करने का आरोप लगाया। जावेद का दावा था कि वह इस अपराध में शामिल नहीं था और उसे झूठा फंसाया गया था, लेकिन पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे हिरासत में ले लिया। इस दौरान पुलिस ने उसे बुरी तरह से पीटा और उसने अपनी बेगुनाही की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। जावेद की मां उससे बेहद प्यार करती थी और वह लगातार पुलिस स्टेशन में जाकर अपने बेटे से मिलने की कोशिश करती थी। हर बार जब वह अपने बेटे से मिलती, वह रोती रहती थी। जावेद अपनी मां के आंसुओं से टूट जाता था और यह दृश्य उसके दिल को छलनी कर देता था। कुछ समय बाद इस तनाव और दर्द के चलते उसकी मां की मृत्यु हो गई। इस घटना ने जावेद के जीवन में एक गहरा घाव छोड़ दिया। मां की मौत के सदमे ने जावेद को अंदर से तोड़ दिया। इसी समय उसने एक खौफनाक कसम खाई। उसने कहा कि जब तक वह 100 माओं को उसी दर्द से नहीं गुजार देगा जिससे उसकी मां गुजरी थी, तब तक वह चैन से नहीं बैठेगा। यह उसके दिमाग में था कि जैसे उसकी मां ने उसके लिए रोते रोते जान दी, वैसे ही वह भी 100 माओं को उनके बच्चों से दूर करके रुलाएगा। जेल से बाहर आने के बाद जावेद ने अपनी इस खतरनाक कसम को पूरा करने का सिलसिला शुरू किया। उसने अपने दिमाग में एक योजना बना ली थी। वह एक अमीर परिवार से था, लेकिन उसका लक्ष्य गरीब और बेसहारा बच्चे थे। उसकी मानसिकता यह थी कि छोटे बच्चे जिन्हें उनकी माएं बेहद प्यार करती हैं, उन्हें ही उसका शिकार बनाया जाए। इस योजना को अंजाम देने के लिए वह बच्चों को अपने जाल में फंसाने के लिए तरह तरह के तरीकों का इस्तेमाल करता और जब वे उसके चंगुल में फंस जाते तो वह उनकी बेरहमी से हत्या कर देता। जावेद इकबाल की यह क्रूरता और उसकी मानसिकता ने न केवल पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। जावेद इकबाल ने अपनी खौफनाक योजना को अंजाम देने के लिए सबसे पहले लाहौर के एक इलाके में एक वीडियो गेम्स पार्लर खोला। यह समय 1967 से 68 के आसपास का था, जब वीडियो गेम्स का बढ़ता चलन था और बच्चे इन गेम्स के प्रति बेहद आकर्षित थे। जावेद ने इस पार्लर का उपयोग अपनी शैतानी योजनाओं के लिए किया। वह वीडियो पार्लर में ज्यादातर बच्चों को आकर्षित करता था, खासकर उन छोटे बच्चों को जो गेम खेलने के लिए वहां आते थे। जावेद ने एक खतरनाक खेल खेलना शुरू किया। वह अक्सर बच्चों को खुश करने के लिए गेम्स के रेट कम कर देता था, जिससे बच्चे उसकी ओर खींचे चले आते थे। लेकिन इस दौरान वह बच्चों को सीधे तौर पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था, बल्कि अपनी खौफनाक योजना को बहुत ही चुपचाप और सोची समझी रणनीति के तहत अंजाम देता था। जावेद का तरीका यह था कि जब वीडियो पार्लर में बच्चे गेम खेल रहे होते थे, तो वह जानबूझकर 100 रुपए का नोट जमीन पर गिरा देता था। इसके बाद वह दूर बैठकर ध्यान से देखता कि कौन बच्चा उस नोट को उठाता है। स्वाभाविक रूप से जो बच्चा नोट उठाता, वह उसे चुपचाप अपनी जेब में रख लेता और किसी को नहीं बताता। जावेद तब आगे बढ़कर उन बच्चों से पूछता कि क्या किसी ने 100 रुपये का नोट देखा है, और बच्चे मना कर देते। फिर वह तलाशी लेने की बात कहता, क्योंकि उसे पहले से पता होता था कि नोट किसके पास है। जब वह बच्चे की जेब से नोट निकालता तो उसे एक दूसरे कमरे में ले जाता, जो उसी वीडियो पार्लर में था। वहां जावेद बच्चे के साथ घिनौनी हरकत करता और फिर बच्चे को 100 रुपये का नोट लौटा देता, ताकि वह इस बारे में किसी से कुछ न कहे। यह जावेद के शैतानी खेल की सिर्फ शुरुआत थी। उसने बच्चों को इस तरह डराकर और उन्हें लालच देकर अपने नियंत्रण में रखा। जावेद इकबाल ने शुरुआत में वीडियो पार्लर के जरिए बच्चों को फंसाने का तरीका अपनाया, लेकिन जब उसे लगा कि ये सभी बच्चे अच्छे घरों से आते हैं, तो उसकी योजना में एक बड़ी मुश्किल सामने आई। वह समझ गया कि अगर उसने इन बच्चों को मारने की कोशिश की तो वह जल्दी पकड़ा जा सकता है, जिससे उसकी 100 बच्चों को मारने की कसम अधूरी रह जाएगी। इसलिए उसने वीडियो पार्लर का धंधा छोड़ दिया। इस बीच वीडियो गेम्स के प्रति बच्चों की बढ़ती रुचि ने उनके माता पिता और पड़ोसियों को चिंतित कर दिया। उन्होंने अपने बच्चों को वीडियो पार्लर जाने से रोकना शुरू कर दिया, जिससे जावेद के पार्लर का व्यवसाय ठप हो गया। इसके बाद जावेद ने बच्चों को आकर्षित करने का एक नया तरीका अपनाया। उसने एक्वेरियम खोला जिसमें रंग बिरंगी मछलियां थीं, ताकि बच्चे उसे देखने आएं। उसके निशाने पर छोटे बच्चे ही थे।
उसने पहले की तरह यहाँ भी 100 रुपये का नोट गिराने का खेल खेलना शुरू किया, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि इसमें भी खतरा है। इस दौरान उसने गरीब और बेसहारा बच्चों को अपना शिकार बनाना शुरू किया। वह इन बच्चों को बहला फुसलाकर एक दूर दराज के खाली घर में ले जाता था, जहां उसने पहले ही अपनी शैतानी योजनाओं को अंजाम देने का इंतजाम कर रखा था। वह इन बच्चों के साथ पहले गलत हरकत करता, फिर लोहे की चैन से उनका गला घोंट कर मार डालता। इसके बाद वह लाश के टुकड़े करता और उन्हें एसिड से भरे ड्रम में डाल देता। जो बचता उसे निकालकर रावी नदी में बहा देता। ये सब कुछ उसने अपनी 100 बच्चों की कसम पूरी करने के लिए किया था। जावेद इकबाल का यह खौफनाक सिलसिला वीडियो पार्लर और एक्वेरियम की असफलताओं के बाद और भी खतरनाक हो गया। अब उसने उन बच्चों को अपना निशाना बनाना शुरू किया जो लाहौर की सड़कों पर बेसहारा, गरीब या घर से भागकर दूसरे शहर से आए थे। वह इन बच्चों को एक एक करके उठाता, लोहे की चैन से उनका गला घोंटता, फिर उनके शवों के टुकड़े करता। इसके बाद वह इन टुकड़ों को तेजाब में डालता और जो बचता उसे रावी नदी में बहा देता। यह सिलसिला लगातार चलता रहा और इस दौरान उसने 100 बच्चों की हत्या कर दी। हर बच्चे की हत्या के बाद जावेद इकबाल अपने शैतानी कारनामे को बड़ी ही व्यवस्थित तरीके से दर्ज करता। वह बच्चे का नाम, उम्र और सीरियल नंबर अपनी डायरी में लिखता था। कुछ बच्चों की तस्वीरें भी खींचकर वह अपने पास रखता था। चूंकि अधिकांश बच्चे घर से भागे हुए, बेसहारा या गरीब थे, इसलिए उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी बहुत कम दर्ज की गई और पुलिस ने भी इस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। इसी कारण जावेद इकबाल का यह खौफनाक खेल लगातार चलता रहा, बिना किसी रुकावट के। जब उसने 100 हत्याएं पूरी कर लीं और अपनी डायरी में आखिरी शिकार का नाम दर्ज किया, तब उसने पुलिस के पास जाने का फैसला किया। लेकिन पुलिस के पास जाने से पहले उसने एक योजना बनाई। उसने आखिरी 5 से 10 बच्चों के शवों के टुकड़ों को एसिड से भरे ड्रम में डालकर ऐसे ही छोड़ दिया। उसने सोचा कि जब पुलिस उससे सबूत मांगेगी कि अगर उसने इतने बच्चों को मारा है तो उनकी लाशें कहाँ हैं, तो वह इन ड्रमों का हवाला देगा। उसने बाकी सभी शवों को नदी में बहा दिया था ताकि कोई सबूत न मिल सके, लेकिन उसने कुछ टुकड़े इस ड्रम में जानबूझकर छोड़ दिए थे ताकि पुलिस को यह साबित किया जा सके कि वह सच बोल रहा है। यह उसकी विकृत मानसिकता का एक और सबूत था कि वह अपने किए हुए अपराधों का पूरा दस्तावेज रखना चाहता था ताकि उसकी क्रूरता पर कोई सवाल न उठा सके। जावेद इकबाल की कहानी ने पूरे पाकिस्तान को झकझोर कर रख दिया। ये एक ऐसा खौफनाक किस्सा था जो किसी के भी सोच से परे था। 100 बच्चों की हत्या और उनके शवों के साथ की गई बर्बरता ने देश में सनसनी फैला दी। जावेद इकबाल का दावा था कि उसने 100 हत्याएं अपनी मां से किए वादे को पूरा करने के लिए की थीं। उसने पुलिस को बताया कि अगर वह चाहता तो 500 बच्चों को भी मार सकता था और पुलिस तब भी उसे नहीं पकड़ पाती। लेकिन उसने 100 पर रुकने का फैसला इसलिए किया क्योंकि उसने जेल में अपनी मां के सामने कसम खाई थी कि वह 100 माओं को उनके बच्चों से अलग करके रुलाएगा। पुलिस और मीडिया के लिए यह बात हिलाकर रख देने वाली थी। जावेद ने अपने हर अपराध का सबूत बड़ी सावधानी से रखा था। पुलिस को दिए बयान में उसने अपने सभी अपराधों को स्वीकार किया और बताया कि उसने पुलिस को हमेशा गुमराह किया और कभी पकड़ा नहीं गया। जब उसकी कहानी मीडिया के माध्यम से बाहर आई तो पूरे देश में हड़कंप मच गया। उसकी गिरफ्तारी, उसके द्वारा किए गए जुर्म और उसकी मानसिकता ने लोगों को भयभीत और स्तब्ध कर दिया। लोगों के लिए यह समझ पाना मुश्किल था कि कोई इंसान इतनी निर्दयता से 100 मासूम बच्चों की जान ले सकता है और फिर भी खुद को निर्दोष समझ सकता है। जावेद इकबाल की इस खौफनाक कहानी ने पाकिस्तानी समाज को न केवल हिला दिया बल्कि देश के कानून व्यवस्था और पुलिस की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। जावेद इकबाल के ट्रायल के दौरान पाकिस्तान की न्याय प्रणाली ने एक अद्वितीय और कड़े फैसले की मिसाल पेश की। कोट लखपत जेल में रहते हुए जब कैदियों ने उसकी करतूतें सुनी तो वे भी उस पर गुस्सा और नफरत करने लगे। जावेद इकबाल के साथ जुड़े 4 अन्य लड़के भी पुलिस द्वारा पकड़े गए थे, जिनमें से एक ने पुलिस स्टेशन में सुसाइड कर लिया और बाकी 3 को भी मुकदमे का सामना करना पड़ा। जज अल्लाह बख्श, जिन्होंने जावेद इकबाल के केस की सुनवाई की, ने अपने फैसले में एक ऐतिहासिक और बेहद कठोर सजा का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जावेद इकबाल को 100 बार फांसी दी जाए। यह फैसला इसलिए लिया गया था क्योंकि जावेद ने 100 हत्याओं का दावा किया था। प्रत्येक फांसी के बाद उसे फिर से फांसी दी जाएगी। इस प्रक्रिया के बाद उसके शव को काटकर 100 टुकड़ों में बांटा जाएगा और उन टुकड़ों को तेजाब में डुबोकर नष्ट कर दिया जाएगा।
ये फैसला न केवल जावेद इकबाल की सजा को दर्शाता था, बल्कि यह समाज के उस आक्रोश और गुस्से की भी अभिव्यक्ति थी जो उसने अपने अपराधों के लिए उत्पन्न किया था। पाकिस्तान के इतिहास में किसी भी जज ने कभी इतनी सख्त और निर्दयी सजा का आदेश नहीं दिया था, और यह फैसला जावेद इकबाल की निर्ममता और उसकी भयावहता के प्रति न्याय की एक गहरी अभिव्यक्ति थी। यह सजा एक संदेश थी कि किसी भी अपराधी को उसकी बर्बरता के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया जाएगा। जावेद इकबाल की फांसी की सजा और जज अल्लाह बख्श द्वारा निर्धारित कठोर फैसले ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद और चिंता को जन्म दिया था। विदेशी मीडिया और मानवाधिकार संगठनों ने इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। इसे एक प्रकार का जंगल राज और अमानवीय सजा बताया। पाकिस्तानी सरकार ने इस विवाद को देखते हुए एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि जज के भावनात्मक फैसले को लागू नहीं किया जाएगा और जावेद इकबाल को सामान्य तरीके से फांसी दी जाएगी। इससे स्पष्ट था कि सरकार ने जज के फैसले को अमल में लाने से मना कर दिया था। फांसी की सजा को लेकर इस बेतरतीब स्थिति में 8 अक्टूबर 2001 को कोट लखपत जेल में जावेद इकबाल और साजिद अहमद की लाशें मिली। दोनों की मौत के कारण पर विवाद उठ गया। कहा गया कि दोनों ने आत्महत्या की हो सकती है। गले में फंदा था और उनके शरीर पर नीला पड़ चुका था, जो जहर देने का संकेत हो सकता है। जावेद इकबाल की मौत ने एक बार फिर पाकिस्तान की जेल व्यवस्था और न्याय प्रणाली पर सवाल उठाए। जावेद इकबाल का मामला पाकिस्तान के इतिहास में एक कुख्यात और विवादास्पद घटना के रूप में दर्ज है। उसने 100 बच्चों की हत्या की और इस अपराध के बाद उसकी सजा और उसकी मौत ने पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर बहस को जन्म दिया। जावेद इकबाल ने खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया जिसने अपनी मां की मौत और पुलिस की नाइंसाफी का बदला लेने के लिए 100 बच्चों की हत्या की। उसका कहना था कि उसने अपनी मां की याद में कसम खाई थी कि 100 माओं की गोद उजाड़ेगा। उसकी दलील ये थी कि उसने जो कुछ भी किया वह अपने साथ किए गए अन्याय का बदला था। जब जावेद इकबाल को पकड़ा गया तो उसकी गिरफ्तारी और परीक्षण ने न्याय प्रणाली पर गंभीर प्रश्न उठाए। जज ने उसे 100 बार फांसी की सजा देने का आदेश दिया, लेकिन इस निर्णय को लेकर सार्वजनिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद हुआ। कई मानवाधिकार संगठनों ने इस सजा को अस्वीकार कर दिया, यह दावा करते हुए कि यह एक सभ्य समाज में अस्वीकार्य है। पाकिस्तान सरकार ने अंततः इस आदेश को पलट दिया और उसे सामान्य फांसी की सजा देने का निर्णय लिया। अक्टूबर 2001 में जावेद इकबाल और उसके साथी साजिद अहमद की जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आधिकारिक रूप से इसे आत्महत्या बताया गया, लेकिन मीडिया और स्थानीय चश्मदीदों का कहना था कि जेल स्टाफ की मिलीभगत से उनकी हत्या की गई। जावेद इकबाल के केस ने पाकिस्तान की जेल व्यवस्था, पुलिस के व्यवहार और न्याय प्रणाली की गंभीर खामियों को उजागर किया। उसने अपने अपराधों के लिए समाज और पुलिस को जिम्मेदार ठहराया।